फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी से हमने वादा किया था कि जुलाई सीटेट जो जुलाई 2025 में आने वाला है उसका क्लास एमसीक्यू का अभी ही स्टार्ट हो गया है। 500 एमसीक्यू का सीरीज़ है। हर एमसीक्यू में 10, हर एक वीडियो में 10 एमसीक्यू हम लोग करेंगे। उसमें अगर आपका 9 आता है, 8 आता है 10 में, या 10 में 10 आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपका 10 एमसीक्यू क्वेश्चन में, ये सब पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो 10 में आपका कितना आया, जिस स्टूडेंट का या जिस कैंडिडेट का 10 में 10 आएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे, और उसके लिए एक गिफ्ट भी होगा। गिफ्ट यही होगा कि अगले वीडियो में उसका नाम आएगा। तो आप नेम के साथ अपना स्कोर ज़रूर बताना चाहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सीटेट में नियम है 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव। 3 निगेटिव क्वेश्चन को काटो, क्वेश्चन देखो कि पॉजिटिव में है कि नहीं। अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आंसर भी इसका पॉजिटिव में होगा। जैसे इसको हम अगर बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन, पहले ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जहां पास मानकीकृत देखिएगा काट दीजिएगा। लचीला देखिएगा, सही है, लचीलापन होना चाहिए। मानकीकृत निगेटिव वर्ड है, इसको काट देना है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। क्वेश्चन पॉजिटिव में है इसीलिए नकारात्मक वर्ड आ गया, इसको भी काट दीजिए, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट देते हैं। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बातचीत करनी चाहिए, टालनी नहीं चाहिए। बातचीत क्या होना चाहिए? करनी चाहिए। तो सी भी गलत हो गया। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। डी आंसर सही है, उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सुसाध्य मतलब इजी किया जा सकता है। समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सुसाध्य इजी किया जा सकता है? तो ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एक ही रूप के इस एग्जाम्पल को बढ़ावा देकर। आप काटिए इसको, गलत है। विद्यार्थियों में डर जहां आया, डर पैदा करना, डर नहीं पैदा करना ये पॉजिटिव है, लेकिन डर पैदा करना ये नेगेटिव है, इसको भी काट दीजिए। क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया है। तो आगे इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अभ्यास और कार्यान्वयन की बात ही नहीं करता है, बात करता है सीटेट का पेडागोजी करके सीखने पर। चाहे एनसीएफ बोला जाए या चाइल्ड सेंटर्ड स्टूडेंट की बात की जाए। समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया। देखिए ये अटल, ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पर लगातार निगेटिव मिला। तो ये चारों ही निगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से कुछ पॉजिटिव क्या है? लगातार अभ्यास। क्या है कुछ पॉजिटिव? तो लगातार अभ्यास। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं, देखिए ये जो नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नहीं और फिर हाँ, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट का शैक्षिक योजना अगर बनाएंगे तो एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है, हो सकता है किसी को 19 तक टेबल याद होगा, किसी को 13 तक होगा, किसी को 6 तक टेबल याद होगा, तो आप पूरे क्लास को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से ये गलत है। उसके बाद क्या? शिक्षा शास्त्र और आंकलन को जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आंकलन के जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको रखते हैं थोड़ा डाउट में। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ना, नहीं लिखा हुआ, नहीं करना चाहिए। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, तो लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत हो गया। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया, ऑप्शन भी निगेटिव होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, हाँ ये नहीं करना चाहिए। जटिल का नहीं, सरल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जटिल संरचनाओं का इस्तेमाल नहीं कीजिए, सरल का कीजिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए ये जटिल भी निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, ऑप्शन में निगेटिव ही लगेगा। सृजनात्मकताओं की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता, सृजनात्मकता की पहचान, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 4। सृजनात्मकता मतलब सृजन, यानी कि जो खुद से समझता हो, बोलता हो, इस तरह से खुद से जो करता हो। तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं पारा पारी। अति सक्रियता,
अति सक्रियता नहीं, सिर्फ सक्रियता होनी चाहिए। अति सक्रियता सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का पहचान नहीं है। उसके बाद क्या है, असतर्कता, असतर्कता, असतर्कता मतलब अनअटेंशन, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद कम परिज्ञानता, बोधगम्यता नहीं, जो सृजनात्मक स्टूडेंट होते हैं, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, उनका बोध कम रहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद अपसारी चिंतन, जी हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, कई तरह से एक ही चीज़ को कई तरह से सोचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम, अध्यापन अधिगम, अध्यापन अधिगम मतलब पढ़ाने के, लर्निंग का सबसे सही तरीका कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बिना विश्लेषण के अवलोकन नहीं, विश्लेषण के साथ अवलोकन करना, गलत हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो हाँ, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये गलत हो गया। उसके बाद अनुकरण, नकल और दोहराना, नकल को तो पूरा गलत काट ही देना है। सबसे प्रभावशाली माध्यम अध्यापन अधिगम का, विषय वस्तु को यंत्रवत याद, अरे बाप रे, याद तो पूरा निगेटिव ही है, इसको भी काट दो। संज्ञाओं के बीच संबंध खोजना, जी, कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसको रिलेट करके पढ़ाया जाए, जोड़ जोड़ के पढ़ाया जाए। जैसे मान लो कि आप पढ़ा रहे हो लीफ, तो कई तरह के लीफ का फोटो लाओ, कई तरह के लीफ को लाओ और सामने दिखला दो, जोड़ जोड़ के पढ़ाओ, जोड़ जोड़ के। मान लो कि टेबल जोड़ पढ़ा रहे हो तो उसको रिलेट करो पैसा से, ईंटा से, पत्थर से, कि ऐसे गिनते हो वैसे गिनते हो, या उसके खेल से, लूडो में 6 कैसे आता है, ये सब रिलेट करके पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 10 क्वेश्चन को हम करेंगे। तो छठा क्वेश्चन, एक अध्यापक को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा वह करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे। हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये बात कहीं से भी एनसीएफ ना बोलता है, ना आरटी बोलता है, ना चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में बोलता है, ना सीडीपी का कोई भी थॉट या कोई भी एंगल ऐसा नहीं बोलता है कि छात्रों को अलग करें। यहाँ पर सब गलत काटिए, ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अधिगम केवल 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 बस निगेटिव हो गया, लेकिन आगे पढ़ते हैं। इसका केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, चलिए निगेटिव, केवल जहाँ रहेगा निगेटिव। केवल त्रुटियों के शोधन पर एकदम नहीं। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, दंड वो भी इसमें सीटेड में, यानी कि एनसीएफ के हिसाब से या एनईपी के हिसाब से, पूरा रॉन्ग हो गया। सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, बच गया डी। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, जी हाँ अर्थपूर्ण है, ये डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन और है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा यानी कि लर्निंग के मोटिवेशन को किस तरह से बनाए रखा जा सकता है? लर्निंग का मोटिवेशन, तो लर्निंग का मोटिवेशन कैसे बनेगा समझते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर नहीं, आसान क्रियाकलाप नहीं देना है। उसके बाद यंत्रवत याद करने पर जोर देकर याद भी नहीं करवाना है। बच्चों को आसान क्रियाकलाप भी नहीं देना है, याद तो करवाना ही नहीं है। बच्चों को दंड तो एकदम नहीं देना है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, जी प्रवीणता यानी कि कोई भी ऐसा लक्ष्य देना है जिसमें बच्चा को जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसमें वो बच्चा प्रवीण बने, यानी कि अच्छा बने। यानी कि उसमें मान लिया कि आप पढ़ा रहे हैं मैथ का पढ़ा रहे हैं ऐड, तो ऐसा टारगेट उसको देना है कि वो पूरा उसको ऐड कंप्लीट आ जाए। तो प्रवीणता अभिमुखी पॉजिटिव वर्ड है, तो 7 का आंसर डी होगा। शर्मिंदगी, देखिए आ गया शर्मिंदगी, शाइनेस। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो कोई बच्चा पढ़ने आया, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि तुम भोंद हो, बकलोल हो, या तुमसे नहीं होगा, या तुम इस लायक नहीं हो, या तुम मोटे दिमाग वाले हो। शर्मिंदा करेंगे, बेइज्जत करेंगे, नहीं, ये पूरा निगेटिव हो गया। उसके बाद क्या है, बी के भाव को, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। बार बार शर्मिंदगी करेंगे, गधा कहीं का, बकलोल कहीं का। हम लोग के टाइम जो टीचर थे कभी कभी बोल देते गधा है, बकलोल है, पढ़बे नहीं करेगा। तो ये सब बात एनसीएफ मना करता है।
तो ये भी गलत हो गया। खाली जगह का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शर्मिंदगी का संज्ञान से बहुत संबंध है। अगर शर्मिंदगी महसूस करवाइएगा तो निगेटिव संज्ञान लेगा। संज्ञान मतलब कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब मान लो कि हम ब्रश देख रहे हैं तो ब्रश का इमेज बन गया माइंड में कि ब्रश ऐसा होता है, यहाँ पर ब्रश से मुंह धोते हैं, इस तरह का इमेज बन गया तो संज्ञान हुआ। संज्ञान मतलब इमेज बैठना माइंड में। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, शर्मिंदगी का संज्ञान पर कॉग्निशन पर नकारात्मक ये प्रभाव पड़ता है। कॉग्निशन पर नकारात्मक क्या पड़ता है वो आपको हम समझा रहे हैं। नकारात्मक ये पड़ता है कि मान लो कि किसी को 3 का टेबल याद नहीं हुआ और वो आप उसको शर्मिंदा कर दिए, गधा बैल ये सब बोल रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये बैठेगा कि हम 3 का टेबल याद नहीं किए इसलिए हमको गधा बोला जा रहा है, तो उसके माइंड में निगेटिव थॉट आएगा। तो डी आंसर इसका सही हो गया शर्मिंदगी का। अधिगम का संरचनात्मक विचार वह यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक यानी कि लर्निंग का क्रिएटिव विचार, तो बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। हो सकता है ये हो, डाउट में रखते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर अधिगम में नहीं रहते हैं। लर्निंग कहीं से भी हो सकता है। रोड पर भी बच्चा सीख सकता है। रोड पे चल रहा है, चलना सीख गया। किसी को खेलते हुए देख रहा, खेलना सीख गया, तो अधिगम कहीं से भी हो सकता है। और उसके बाद बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। भूमिका तो अधिगम में होनी ही है बच्चे की। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। वयस्कों पर निर्भर नहीं होते हैं, अपने छोटे से भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन सही फर्स्ट हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम यानी कि लर्निंग में। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? इस उपासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिगम पे उपासों से बहुत फर्क पड़ता है, ये गलत हो गया। असफलता अनियंत्रित है, असफलता अनियंत्रित नहीं है, यह भी गलत हो गया। योग्यता सुधार है, योग्यता सुधार है, ये थोड़ा डाउट में रखते हैं, ये कुछ ठीक लग रहा है। योग्यता अटल नहीं होता है, योग्यता सुधार है, यानी कि सी सही हो गया। तो ये आज का 10 क्वेश्चन का सीरीज था जो लगातार तब तक चलेगा जब तक कि 500 क्वेश्चन का सीरीज नहीं होगा। इस 500 क्वेश्चन के सीरीज को हम लोग लगभग जो है 50 दिन में कर लेंगे। 10 दिन में 100 क्वेश्चन और 50 दिन में 500 क्वेश्चन का सीरीज। तो अगर 500 क्वेश्चन के सीरीज को आपको देखते रहना है और पर डे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना आप नहीं भूलिएगा। मेहनत लगता है बनाने में और पढ़ाने में, ठीक है। और CDP में 30 आउट ऑफ 30 दिलवाने का गारंटी हमारा। बहुत सारा ट्रिक है जो बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे 30 आउट ऑफ 30 आता है CDP में। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।